गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम सोशल का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं तो बेटा ये जो वीडियो रहेगा आपके लिए 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे अब आपका पेपर बहुत पास में ही है ना, तो आपको क्विक रिविजन करना है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय मृदा की विशेषता। अगर आपसे पूछेगा मरुस्थलीय मृदा किसे कहते हैं, तब भी आप इसकी विशेषता को आप उसमें लिख सकते हो, चलेगा, नो डाउट। तो इसका हम लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, इसका रंग लाल व भूरा होता है। दूसरा, इस मृदा में उमस तथा नमी, नमी समझते हो आप, जैसे कि काली मिट्टी में होती है नमी, तो इसमें क्या होती है, कम। यह मृदा की अगर बात करें तो आमतौर पर रेतीली तथा लवणीय होती है। सेकेंड है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन किससे कहते हैं, पहले इसमें दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है। दूसरा इसमें पूछा है मृदा अपरदन से बचने के 2 उपाय। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे धरती की सतह से लगातार मिट्टी का कटाव का होना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। या हम कह सकते हैं मृदा का क्षय, जो मृदा का क्षय होता है उससे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। इससे बचने के उपाय क्या है, बांधों का निर्माण बनाना, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार जानने से पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन बेटा उन संसाधनों को कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अगर अब पूछे आपसे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो मनुष्य की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है जिन संसाधनों से, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब इसके प्रकार एक जैविक और एक अजैविक। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य है ना, पशु आदि, किसमें आ जाएंगे, जैविक संसाधन। अगर अजैविक की बात करें तो अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे भूमि, जल, मृदा आदि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांगर मिट्टी तथा खादर मिट्टी में अंतर। अगर आपसे पूछे बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, तब भी आप इन अंतरों को लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बांगर मिट्टी तो हम क्या लिखेंगे, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम, बांगर। नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग, उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहलाता है वो। बांगर की बात करें तो ये मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, मतलब जो नदियों से जो जल आता है वो यहाँ पर नहीं पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बांगर, है ना। खादर मिट्टी की बात करें तो यह मैदान का वह निचला भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल आसानी से पहुंच जाता है ना। नेक्स्ट, बांगर की बात करें तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, खादर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि है, कौन, बांगर, क्योंकि सोचिए आप मिट्टी मिट्टी है जहाँ पर जल की मात्रा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम उपजाऊ होगी बेटा, और ये ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, है ना। तो इंटरनेशनल की अगर बात करें तो उस पर संसाधनों के संरक्षण, संरक्षण मीन्स होता है बचाना, तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो पहला, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से क्या बनाए, संसाधन संरक्षण की वकालत की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित विश्व पृथ्वी सम्मेलन द्वारा दिया गया था। आ जाए तो लिख देना, तो छोड़ो इसको, वैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक बार से देख लेना। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हमें पता है, जलोढ़ मिट्टी, लाल, पीली, काली, लेटेराइट, वन, मरुस्थलीय। नेक्स्ट, एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडल सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना, जिसको सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान की थी।
तो एजेंडा 21 अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। ओके, काली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी में अंतर आपको याद होगा, काली मिट्टी का रंग काला होता है, लेटेराइट का काला नहीं होता। काली मिट्टी की बात करें तो लावा के प्रवाह से होता है इसका निर्माण। लेटेराइट की बात करें तो यह बहुत ही कम उपजाऊ है। काली मिट्टी की बात करें तो यह मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है, और लेटेराइट की बात करें तो यह मृदा मोटे अनाज के लिए होती है। इसमें भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको जानने से पहले जानते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। ओके, तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, पहला जंगली जानवरों को मारना व उनका शिकार करना। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों में आग लगना, वन्य जीवन के क्षेत्रों का विनाश। इजी कर लो बेटा, टफ का अब टाइम नहीं है आपके पास। भारत में कितने प्रतिशत जीव जंतुओं को लुप्त होने का खतरा है? तो 10% वन वनस्पति तथा 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। जैव विविधता क्या है, मैंने आपको भी बताया था कि वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। खरीफ फसल आपको पता है, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, अरहर, कपास, जूट। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है? तो वो होती है हमारी गन्ना, कॉफ़ी, चाय, रबड़, केला आदि। रोपण कृषि की दो विशेषताएं बेटा। तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है और यह लंबे चौड़े एकल क्षेत्र की फसल होती है। गिल्ड्स क्या थे? तो गिल्ड्स उत्पादकों का एक ऐसा संगठन था जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, है ना, मतलब जो भी अगर वर्कर्स थे तो उनको ट्रेनिंग देते थे और यह तय करते थे कि किसको कितने पैसे देना है, उसे हम क्या कहते थे? गिल्ड्स। गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी थे जो बुनकरों पर निगरानी रखने के साथ साथ माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तैनात किए गए थे। मतलब ऐसे पर्सन थे जो कर्मचारियों पर क्या रखते थे? निगरानी, है ना, और वही कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना कि कपड़े सही आए या नहीं, किसी को सही पहुंचाए या नहीं, वो जो सब करते थे उसी को हम कहते थे गुमास्ता। स्पिनिंग जेनी क्या है तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है तो ये हम देख लेते हैं। यह रस्सी और पुलियों से चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका इस्तेमाल बुनाई के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग शटल। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? तो असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आवर साधु उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर पुनर्देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। ठीक है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है? देखो ये भी काम का नहीं है। पंचांग और निरंकुशवाद देख लीजिए। पंचांग आपको पता है क्या होता है? जो सूरज की गति, चांद की गति, ज्वार भाटा के समय तथा लोगों के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पंचांग। निरंकुशवाद अब बहुत बार हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना, मतलब कि अगर एक व्यक्ति भी अगर राजी ना हो तो वो जो काम है उसको रोक दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। देखो, निरंकुशवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी हो ना ही संवैधानिक, इस प्रकार के राज को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। जैसे कि मान लो कोचिंग हो गई, किस में आएगा ये? निरंकुशवाद में, कि किसी भी कह सकते हैं हम कि कानून की कोई पाबंदी नहीं है। प्लाटिन क्या था? तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटिंग एक बोर्ड होता था। क्या होता था? एक बोर्ड जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप की जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का बना होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। चैपमैन तथा चैप बुक। चैप बुक की अगर मैं बात करूं तो पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? चैप बुक। जैसे अपनी पॉकेट बुक आती है ना बेटा, उस आकार का। आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। और सब अगर हम बात करें तो 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय अधिक लोकप्रिय था। कौन? चैप बुक। इंग्लैंड में चैप बुक को बेचने वाले लोगों को चैपमैन कहा था। ओके। पांडुलिपियाँ क्या थी आपको पता है? मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम था। यह पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों
या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। पांडुलिपियां नाजुक होती थी तथा काफी महंगी पड़ती थी। इसे सावधानी से पकड़ा हुआ रखा जाता था। अलग अलग लिपियों के कारण इन्हें पढ़ना कठिन था, इसलिए इनका दैनिक व्यापक इस्तेमाल नहीं होता था। कैसे करेंगे हम इसे याद? तो हम इसे ऐसे याद करेंगे। पांडुलिपियों से आशय उन लिपियों से है जो मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी, जिन्हें ताड़ के पत्तों या बने कागजों पर नकल करके बनाई जाती थी। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, यातायात के विकसित साधन हो गए, है ना। अब पढ़ते वैश्वीकरण क्या है। तो अधिक विदेशी व्यापार तथा अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजार तथा उत्पादनों में एकीकरण हो गया। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। मतलब बात करें सिंपल शब्दों में तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध हुआ, उनके एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। जैसे हमने कुछ बेचा, अमेरिका ने हमको कुछ बेच दिया, तो हमारे संबंध क्या हो गए? अच्छे हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। निजी क्षेत्र को हम प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था के हाथों में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, महिंद्रा कंपनी। बेरोजगारी से आशय बेटा क्या है? तो जिसमें लोगों को किसी भी तनख्वाह पर किसी भी क्षेत्र में काम करने को तैयार रहते परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, उसी को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें पूर्णतः मतलब पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि, फर्नीचर। सर्विस सेक्टर तो वो सेक्टर होते हैं जो हमें यातायात के साधन, बैंकिंग सुविधा, सारी सुविधाएं जो प्राप्त करते हैं हम जिनसे, उन्हीं को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। प्राथमिक बेटा क्लियर बोला, जो कृषि पर डिपेंड है हम प्राथमिक रूप से, है ना, जो प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड है, किस में आ जाएंगे? वो प्राकृतिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जो हम प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करके कुछ हम जब नया उद्योग उत्पादन करते हैं अपने उद्योग में, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह जो स्वयं उत्पादन नहीं करता लेकिन प्राथमिक और द्वितीय में क्या करता है? उत्पादन में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, किस में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में। हम आपको कुछ बेच नहीं रहे, ना आपसे कुछ ले रहे, हम क्या कर रहे हैं? अपनी सेवा दे रहे हैं। क्लियर? वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? तो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। आयात शुल्क बेटा, जब हमारा देश किसी अन्य देश से कोई भी वस्तु या उत्पादन मंगवाता है तो उस देश की सीमाओं पर उस उत्पाद पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क। विनिर्माण क्या है? आपको अभी पता है था, कच्चे माल को मूल्यवान में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण। विनिर्माण किसी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद करता है, कृषि में मदद करता है, देश में नए नए उद्योगों को स्थापित में मदद करता है। भारत में कितने प्रकार के नगरीय एयरपोर्ट है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में। भारत में कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करता है? तो जूट से बनने वाला सामान, चाय, लोहा, तंबाकू, रबड़, मैग्नीज, रासायनिक सामान। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? आपको बताना है। तो 7516 किलोमीटर लंबी है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में कौन सा है? कलकत्ता, हल्दिया और एक्सेक्टा आप पढ़ लेना, है ना। भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से जाता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है? तो इन सड़कों द्वारा कठिन क्षेत्र में पहुंचना आसान हो जाता है। इन सड़कों द्वारा उस क्षेत्र में आसानी से विकास हो सकता है। जिस क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सड़क अच्छी नहीं है लेकिन सुविधा अच्छी हो जाए तो हम चले जाएंगे। रोडवेज की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यह सड़कें
क्या होती है, दूरदराज के इलाकों को खोलने में मदद करती है। इन सड़कों के माध्यम से घरों तक कोई भी सामान पहुंचाया जा सकता है। रोडवेज की विशेषता है ना, ईजिली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, और जो जल्दी खराब हो जाता है सामान उनको आसानी से पहुंचा सकते हैं, जैसे सब्जी, फल, ऐसे। रेल संसाधन का सबसे सुविधाजनक संसाधन कहाँ है, तो उत्तरी मैदानी इलाकों में। कहाँ पर है, उत्तरी मैदानी इलाकों में। और क्यों है, तो देखो क्या लिखेंगे, उच्च स्तर की भूमि उपलब्ध है वहाँ पर, जनसंख्या घनत्व अधिक है, कृषि के विकसित साधन है, इसलिए। संसाधन मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने यहीं से शुरू किया था बेटा, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जिनसे हमारी ज़रूरत पूरी होती है, उन्हीं वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संसाधन। आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब एक कुछ सीमा है, वहां तक आप इन्हें क्या कर सकते हैं, संरक्षित। उसी को हम क्या कहते हैं, आरक्षित। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि जूट उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के कारण। जौबर कौन थे, तो कोई पुराना और विश्वास पात्र जो कर्मचारी होता था, जो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहरों में जमने में मदद करता था, उनकी मुसीबत में उन्हें पैसे देता था, उन्हें विश्वास दिलाता था कि कोई बात नहीं आप अच्छा कर रहे हो काम, मोटिवेट करता था। जो ये व्यक्ति होते थे उन्हीं को हम क्या कहते थे, जौबर। औद्योगिक क्रांति, तो हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्माण की प्रक्रिया में वो करना, योगदान देना, उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। गुटेनबर्ग कौन था, तो जॉन गुटेनबर्ग एक जर्मन आविष्कारक थे जिन्होंने दुनिया का पहला यांत्रिक जंगम प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो अगर हमें देश का हमारा आर्थिक विकास करना है तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन्हीं तीनों चीजों पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। विदेशी व्यापार, तो दो देशों के मध्य होने वाला वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। जैसे हमने कुछ बनाया, फिर हमने उसे सोल्ड कर दिया, उनने बनाया, उनने सोल्ड कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विदेशी व्यापार।